हेलो बेटा, वेलकम बैक। बेटा आज आपको पता ही हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो है, आज जो हमारी वीडियो बेस्ड होगी वो दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी। पहला कॉन्सेप्ट बेटा वो है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉमर्स मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एक टॉपिक बेटा इसमें काफी वाइड है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो वो टॉपिक है जो हमारा लास्ट वीडियो होगी हमारी, हम कह सकते हैं एंड ऑफ द चैप्टर 1, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो बेटा आज जो टॉपिक कवर होंगे उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है ट्रेड एंड कॉमर्स में डिफरेंट और दूसरा है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, वो तीनों पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले उसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड और कॉमर्स को स्टार्ट होने से पहले एक एग्जांपल सेट करते हैं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ट्रेड का मतलब क्या होता है और कॉमर्स का मतलब क्या होता है। एक सिंपल ऑब्जेक्टिव, मान लो कि मैंने कंपनी सेटअप करी, ठीक है जी, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लोगों से गुड्स खरीद रहा हूं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा हूं, उसको बेच रहा हूं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा, आई एम अ ट्रेडर, मैं कौन हूं, ट्रेडर हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या करा, किसी से सामान लिया बल्क क्वांटिटी में लो रेट पे और क्या करा, फिर उसको अल्टीमेट कस्टमर्स को बेच दिया। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने रिटेलर्स को ही बेचा और मैंने कस्टमर को ही बेचा। तो इसका मतलब है ट्रेड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो गुड्स मेरे पास थे, जिनका कंट्रोल मेरे पास था, जिनकी ओनरशिप मेरे नाम पे थी या बिल मेरे नाम पे था, मैंने क्या करा, अब उसको उस बिल को मैंने उसको किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो पोजीशन ऑफ गुड्स मेरे पास थे मैंने किसी दूसरे बंदे को देना ताकि वो उसका असली मालिक बन जाए, उसे हम कहते हैं ट्रेड। एंड व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स बनने से पहले गुड्स बिकने तक जितने भी प्रोसेस होंगे, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ का पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। तो कॉमर्स एक वाइड टर्म है जिसके अंदर गुड्स बिकने से पहले और गुड्स बिकने तक जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे उसका मतलब क्या होता है, कॉमर्स होता है। देखो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। पहला डिफरेंस, मीनिंग the possession of goods and service is given from one person to another in payment of cash or cash equivalent. What is cash equivalent? किसी ने मेरे को सामान दिया, उससे सामान परचेज करे, मैंने क्या करा, उसके अगेंस्ट क्या करा, सो कुछ अमाउंट पे कर दिया या कुछ रेलेवेंट अमाउंट। जैसे उसने मेरे गुड्स ले लिए 25,000 रुपए के, मैंने क्या करा, उसको अपने गुड्स दे दिए 25,000 रुपए के। तो ट्रेड तो हुआ ना, वैल्यूएशन तो हुई है, मनी की हुई है, पर इक्विवेलेंट टू कैश हुई है, ठीक है, दिया गया। तो कैश का मतलब होता है कि व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड का मतलब पोजीशन। पोजीशन का मतलब है जो कंट्रोल मेरे पास था, जो ओनरशिप थी किसकी, गुड्स एंड सर्विस की, मेरे पास, वो मैंने ट्रांसफर कर दी है एक बंदे से दूसरे बंदे को इन पेमेंट ऑफ कैश, कैश लेके। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, व्यापार का मतलब अल्टीमेटली आपको पता ही है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है जी। अगर मैं एक शॉप पे गया हूं फोन लेने के लिए, फोन देखा, पसंद आया, चुराया, एंटी कर लिया, जेब में डाल लिया, 2 घंटे बाद क्लेम कर रहा हूं बंदे को कि भाई इसने मेरे को माल दिया नहीं, बेकार माल दी, दोबारा चेंज कर, तो वो बंदा क्या बोलेगा, तूने माल परचेज कब करा? इसका मतलब है ट्रेड के लिए दो बंदों के अंदर, बायर और सेलर, दो बंदे होने ही चाहिए। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट 2। वन इज द ओनर ऑफ द गुड्स एंड वन द पोजीशन। जो पोजीशन लेगा उसको ट्रांसफर कर देगा, वो ओनर बन जाएगा, ठीक है जी, बायर एंड सेलर। ट्रेड कैन बी परफॉर्म्ड बाय द बिटवीन 2 पार्टीज एंड मोर देन 2 पार्टीज। कम से कम 2 पार्टीज। ये तो नहीं कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, मान लो ये पर्स है 500 रुपए का, 500 रुपए निकाले, जेब में डाले, 500 रुपए रख लिए कि मैं घर पे आके बोल रहा हूं कि मैंने आज पर्स खरीदा है। किससे खरीदा है? अपने आप से खरीदा है। मतलब 500 रुपए जेब में डालिए, 500 ट्रेड नहीं है बेटा। ट्रेड का मतलब एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 बंदे होने ही चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज। मैंने बोलता सामान बनने से पहले सामान बिकने तक जो भी काम होंगे, मैन्युफैक्चर और कस्टमर तक जितने भी एक्टिविटीज होगी वो सब कॉमर्स का पार्ट होगा। With that
aids in the help in the promoting the exchange of goods and service from manufacturer to the last customer. These activities are banking, पैसा लेना कहां से आएगा, ट्रेडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब उसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स एक वाइड टर्म है, ठीक है जी। ट्रेड क्या है, नया कांसेप्ट। कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रेड। कॉमर्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, तो ट्रेड उसका एक पार्ट है। दिस इज काइंड ऑफ नैरो कांसेप्ट, नैरो कांसेप्ट। एंड व्हाट इज कॉमर्स? हम कह सकते हैं सिर्फ ब्रॉड और वाइड टर्म, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी इंक्लूडिंग होता है और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड भी होता है, जो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। गुड्स को बनने तक, जो भी बिकने तक, वो भी एक्टिविटीज होगी, सब होगी। ट्रेड क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि लोग कम करते हैं, ट्रेड करते हैं अपने काम के लिए, अपने बेसिकली अपने पर्पस के लिए, कि मैं अपना पैसा कमा सकूं अल्टीमेटली। कॉमर्स का इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इकोनॉमी के पॉइंट से, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स जरूरी है। अभी हमारे इकोनॉमी के अंदर कॉमर्स बंद है, व्यापार नहीं हो पा रहा, ट्रेड भी बंद है अल्टीमेटली। ट्रेड तो फिर भी हो रहा है, कॉमर्स में हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज बंद पड़ी है, ठीक है जी। अब हम कह सकते हैं वेयर हाउस जितने बड़े सारे बंद पड़े हुए, तो कहीं कहीं जगह पे कॉमर्स एक्टिविटीज क्या है, वो इकोनॉमी के पॉइंट से, इकोनॉमिकल ग्रोथ के पॉइंट से, और ये क्या आपके सोशल पॉइंट से। एसोसिएशन या एसोसिएट्स, बायर्स एंड सेलर्स। ट्रेड में दो बंदे होंगे, एटलीस्ट कम से कम दो बंदे, बायर्स एंड सेलर्स। और यहां पे कौन होगा? बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर, कस्टमर से लेके मैन्युफैक्चर तक, मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक जितनी भी एक्टिविटीज को फॉर्म की जाएगी, वो सब इसमें रहेगा, कॉमर्स में आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद है क्या? इन्वेस्टमेंट। ट्रेड में पैसा ज्यादा चाहिए, ट्रेड में पैसा आपको ज्यादा चाहिए। कॉमर्स में क्या चाहिए? पैसा कम चाहिए। क्यों? कॉमर्स एक वाइड टर्म है, पर उसमें डिफरेंट सेग्रीगेशन है, डिफरेंट है, ठीक है। मान लो मुझे मार्केटिंग करनी है, ठीक है, सेलिंग करनी है, तो मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट करूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाऊंगा कि मैं ये बना रहा हूं, ये बेच रहा हूं, तो कम कॉस्ट रहेगा। पर लेकिन ट्रेड करने के लिए मुझे गुड्स को रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने इसको क्या करा, इंस्टाग्राम पे, उसको फेसबुक पे, उसको व्हाट्सएप ऐप पे अपलोड कर दिया, इस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि मेरा प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कॉमर्स हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है बायर्स और सेलर्स को आपस में, ठीक है। पर ट्रेड करने के लिए मुझे उन गुड्स को रखना पड़ेगा, क्योंकि फोटोज नहीं बिकेगी, क्या बिकेगा? गुड्स बिकेंगे। तो गुड्स के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपके पास ज्यादा होगी ट्रेड के लिए, और कॉमर्स के लिए हम कह सकते हैं पैसे की रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन कम है एज कंपेयर टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, आइसोलेटेड, एंड कॉमर्स इज रेगुलर। देन कॉमर्स एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होती है, चाहे सामान बिके ना बिके, हम कॉलिंग करते रहेंगे, कस्टमर पेज करते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये सब कुछ क्या है? हम कह सकते हैं ट्रेड इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड एंड कॉमर्स इज अ रेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें होती रहती है। आप चाहे सामान बिके ना बिके, पर आप एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, गोडाउन में माल आता रहेगा, जाता रहेगा, तो इसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व क्या होती, ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम चलता रहेगा। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक, ट्रेड और कॉमर्स में डिफरेंस, ठीक है बेटा। जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम आगे करते हैं, आगे चलते हैं अगला टॉपिक पढ़ने के लिए, उसका नाम है आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे लिखते हैं। देखो बेटा, कॉमर्स और ट्रेड हो चुका है, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया टॉपिक जो है ये आपका नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल बुक के अंदर आपकी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता भी है, स्कीम आई थी, आप लोगों को मिला रहा, शायद आप सब लोग 200 बार होंगे, ठीक है, जब आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। मेक इन इंडिया स्कीम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। तो आइए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव था, जो हम कह सकते हैं उसको आगे लाने का प्रयास था, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के द्वारा किया गया था। 14 सितंबर के को ये स्कीम लॉन्च की गई थी, मेक इन इंडिया स्कीम, जिसमें कई सारे वाइडर सेट्स, मतलब बड़े पैमाने पे कई सारे पॉलिसीज बनाई गई थी, कई सारे सेट्स तैयार किए गए थे, ताकि हम अपने नेशन को बिल्ड कर सकें, ठीक है। और जिसका इनिशिएटिव था एक ही था, ट्रांसफॉर्म इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, दोबारा से नए पैमाने पर लेके आना, जो इंडिया का लेवल हम कह सकते हैं यहाँ पे उसको अपलिफ्ट करना, थोड़ा सा चेंजेस करना, ड्रास्टिक चेंज लाने का उद्देश्य था नरेंद्र दामोदर जी का, ठीक है जी।
जिससे ग्लोबल डिजाइन, वो चाहते हैं कि हमारी इंडिया की ग्लोबल डिजाइन बने, उसकी इमेज बने और हमारा इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बने। हम इंडिया में मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट से क्या होता है, जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें गुड्स, विदेशी गुड्स इंडिया में आते हैं और जो हमारे पास विदेशी मुद्राएं, फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, वो हमें उनको वापसी देना पड़ता है। तो जब हम वापसी देते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, मतलब हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है। ठीक है, देखो जैसे आप अपने घर के अंदर इस टाइम पे हो, सब लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर मंगा रहे हैं। जैसे अगर शाही पनीर मंगाते हो, आप लोग दाल मखनी बनाते हो, लच्छा पराठा बनाते हो, अब आप बोलोगे सर ज्यादा डिश मंगाना, नहीं तो मुंह में पानी आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यही सेम चीज अगर आप बाहर से मंगाते हो तो आप पैसे खर्च करते हैं 500 रुपए, सही कह रहे हो। पर अगर वही चीज अगर आप अपने घर में बनाओगे ना तो वो 200 रुपए बन जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट, क्योंकि जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारी जेब से 500 रुपए जाते हैं, पर अगर हम वही खुद बनाएंगे तो 200 में बन जाएगा और 300 रुपए हमारे पास होंगे, रोज बचेंगे। तो उनका भी एक कॉन्सेप्ट था कि इंडिया के अंदर हमें एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, हमें मैन्युफैक्चर करना है, हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास विदेशी मुद्राएं आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी। एक्सपोर्ट करने से आपको फायदा होता है, ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है जी, अल्टीमेटली इसका एम क्या था? इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। इसका मेन था कि इंस्पायर करना, हमारे जो अंदर की भावनाएं हैं कि हम भी कर सकते हैं, हमें इंस्पायर करना, हमें मोटिवेट करना, किसको? हिंदुस्तानियों को। क्यों? क्योंकि विदेशियों से कि हमारी भी कैपेसिटी है, इंडिया भी कैपेबल है हर चीज को प्रोड्यूस करने में और इंडिया का भी पोटेंशियल लेवल है विदेशियों के, जितना विदेशों में है उतना हमारे पास भी, हम भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 25 इंडस्ट्री सेक्टर्स, हर सेक्टर, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, आईपीएम, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इन सब सेक्टर, रेलवे, इन सब सेक्टर्स के अंदर सरकार ने कई सारे प्रोविजंस बनाए, कई सारे अमाउंट ऑफ टेक्निकल्स इंफॉर्मेशंस को जोड़ा, ठीक है, ताकि हर चीज टेक्निकली हो जाए और हमारी इंडिया के अंदर वो सब सेक्टर्स क्या हो, लिफ्ट हो जाए, ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। काफी बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट भी किया था इन सब के ऊपर। डिजिटल इंडिया कह सकते हैं हम लोग, पूरा हम कह सकते हैं टेक्निकली सपोर्ट करना। रीच आउट टू वास्ट लोकल एंड ग्लोबल ऑडियंस, हम जो हैं लोकली और ग्लोबल, लोकल में इंडिया के अंदर भी हम अपना मीडिया, मतलब हम अपनी पहचान बना सके और विदेशों में भी हम अपनी पहचान बना सके विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड कंसल्टेंट कीपिंग अदर अपग्रेड ऑन दी अपॉइंटमेंट्स। कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे अपग्रेडेशन, अपॉइंटमेंट्स बनाई गई, वेबसाइट्स बनाई गई जहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने जो भी काम है, ट्रेड है, उसको अपलोड करेंगे ताकि उसकी बाहर जाके हम लोग कह सकते हैं जब हम कंपटीशन को फेस कर सकें, हमारी भी लेवल हो, हमारी इमेज बढ़े। ठीक है, इनिशिएट विद द सपोर्ट ऑफ, ये नहीं सिर्फ सपोर्ट था, ये इनिशिएट था सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हर केंद्र सरकार, यूनियन टेरिटरीज, राज्य सरकार क्या करेगी, यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, दोनों को सपोर्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एंड से जितना भी सपोर्ट हो सकता है वो अप्लाई करेगी, लगाएगी, ताकि इसका एक एम है डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, कि हमारी कंट्री में एज ए होल हर लेवल पे, हर पैमाने पे, हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ना करके हम उस गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सके और इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। ठीक है, ताकि हमारी कंट्री के अंदर हमारी ग्रोथ हो, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारी कंपनी का बोन स्ट्रांग हो, हमारी कंट्री की बोन स्ट्रांग हो, हम लोग आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस बने। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया, इसको बेटा जल्दी लिख लो। उसके बाद हमारा टॉपिक है लास्ट बेटा, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, वो कवर करते हैं, जल्दी लिखो बेटा। देखो बेटा लास्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले मतलब समझो ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब बिजनेस पढ़ा चुका हूं तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, हमारे भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे हर किसी बंदे के अपने अपने लाइफ के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांत को अचीव करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है।
12th पास होने के बाद आपने प्लान करा कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है और आप अपना पूरा एफर्ट लगा दोगे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड एक्टिविटीज, एंड पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अचीव करना। जब तक ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव नहीं करेगी, लगातार एफर्ट करती रहेगी। कोरोना वायरस कोविड-19 को इंडिया से मुक्त करना है, जब तक हिंदुस्तान मुक्त नहीं कर लेगा, लगा रहेगा उसको मुक्त करने में, वो एंड पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव आर दी एंड एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी की जाती है डायरेक्टली तरीके से, ऑब्जेक्टिव कोई भी काम किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के नजर में ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि हम अपने उद्देश्य को अचीव कर सकें। ठीक है जी। द गोल आर एस्टैब्लिश्ड। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक तरह के गोल्स होते हैं जो बनाते हैं, जो एस्टैब्लिश किए जाते हैं, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा या बिजनेस के द्वारा, जो गाइड करता है किसको? कंपनी को, कि कैसे हमें अपने गोल को अचीव करना है, कैसे हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कैसे हमें अपने रिजल्ट को अचीव करना है जो हम चाहते हैं। हर बिजनेसमैन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉस या मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है। तो अर्निंग प्रॉफिट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एवरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का पैसा कमाना। ठीक है जी। तो बेटा अब हम बात करते हैं कैटेगरीज। तो बिजनेस की 3 कैटेगरीज होती है ऑब्जेक्टिव वाइज। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस के पॉइंट से, कंपनी के पॉइंट से। उसमें 3 कैटेगरीज होती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ये अभी पूरा पढ़ाऊंगा आपको, सर्वाइवल क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। उसके बाद सोशल, सामाजिक कर्तव्य। हमारे समाज के प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। अच्छी क्वालिटी गुड सामान ऑफर करें, प्राइस ज्यादा ना हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, अनफेयर प्रैक्टिस ना करें, माल चोरी ना करें और क्या मिलावटखोरी ना करें। इस तरह से फेयर प्राइस हम ऑफर करें कस्टमर को, अच्छी क्वालिटी के सामान ऑफर करें। ठीक है जी। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के लोगों के, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके सही सैलरी दे, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे, पर्सनल ग्रोथ दे, उनको इंसेंटिव दे, कमीशन दे, बोनस दे, जो भी बनता है कंपनी के पॉइंट से वो सब कुछ उसको ऑफर करे। इंडिविजुअल को, कंपनी के इंडिविजुअल हर व्यक्ति को, उसमें आते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जल्दी से बेटा लिखो इसको आगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नया टॉपिक। ठीक है बेटा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले पढ़ाया, 3 ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिकल, सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको पता है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के पॉइंट सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्यों, कैसे? देखो, इट इंक्लूडिंग, इसमें 3 चीजें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। आप लोगों ने मिलकर और मैंने मिलकर एक दुकान खोली, जिसमें दुकान का किराया था 25,000 रुपए, उसमें एक लड़का काम का उसका खर्चा था 5,000 रुपए, टोटल 30,000 रुपए खर्चा है। आपने मैंने मिलकर दुकान खोली, तो सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा कि 30,000 रुपए कमाने। हमें लॉन्ग टर्म तक अपनी दुकान बंद नहीं करनी, जिसके लिए मेरे को 30,000 रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर मैं 30,000 रुपए कमा पाया तो मैं लॉन्ग टर्म तक अपनी मार्केट में सर्वाइव करूंगा, और जब सर्वाइव रह गया तो मेरे लिए प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हर कंपनी जो भी काम करती है स्टार्टिंग में सर्वाइवल के लिए काम करती है, उसके बाद प्रॉफिट, फिर जब सर्वाइव हो जाएगी 30,000 से ऊपर पैसा आएगा, 35,000, 40,000, वो प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होनी उसकी स्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है जी। तो सर्वाइवल, द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का पर्पस होता है सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन फॉर लॉन्ग टर्म। कोई भी बंदा जो मार्केट में काम करता है शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करता, वो कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव करूं, मेरा बिजनेस 50 साल, 100 साल, 150 साल चले, उसके लिए उसको सर्वाइव रहना जरूरी है। अगर वो सर्वाइव रहेगा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव डॉक्टर का ये होता है इसको सर्वाइव रखना, उसकी सांसें चलनी चाहिए। उसकी सांसें चल रही है तो उसके अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, बच्चा जीवित रह जाएगा।
पर अगर वो सर्वाइव ही नहीं है तो ग्रोथ क्या करोगे, ग्रोथ हो ही सकती, ठीक है जी। जिसके लिए सर्वाइवल के लिए पॉसिबल टू कवर इट्स कॉस्ट, जितना उसका खर्चा है कंपनी का, जितना उस शॉप का खर्चा है, आपको बेसिकली उतना पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आप उतना पैसा कमा पाए तो हम कह सकते हैं कि आप सर्वाइवल हो, आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहोगे और काम करते रहोगे। उसके बाद बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट, ये नहीं कि 5 साल सर्वाइव ही हो, नहीं, उसमें ग्रोथ भी होनी चाहिए ना, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी आनी चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो वेरी एसेंशियल, सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बिजनेसमैन टू एक्सपैंड एंड ग्रो। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, बढ़ाना और ग्रो करना जरूरी है। अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं तो एक्सपैंड भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। जैसे हनी सर ने, अगर हम बात करें, एक कोचिंग सेंटर दूसरा खोल लिया, तीसरा खोल लिया, मैंने खोल लिया, एक जगह पढ़ा रहा हूं, वहां पढ़ा रहा हूं, यहां पढ़ा रहा हूं, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं हमारी एक्सपेंशन या हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है जी। रिवार्ड ऑफ द बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन क्या है, मतलब प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। हर बिजनेसमैन क्या करता है, रिस्क को बियर करता है, एंड रिस्क बियर करने पे जो उसको मिलता है वो एक तरह का रिवार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। ग्रोथ, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का मतलब है लॉन्ग टर्म में मिलती है। जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस खुल गई, नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, नंबर ऑफ दुकानें खुल गई उसकी, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पहले वो किसी एक प्रोडक्ट में डील करता था, अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट में डील कर रहा है। जैसे पतंजलि देखो आप कितना ग्रो कर रहा है, हर सेगमेंट में आ गया अल्टीमेटली। तो बिजनेसमैन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड द एक्टिविटीज। सक्सेस ऑफ बिजनेस कैसे मेजर की जाएगी, जब उसकी नंबर ऑफ सेल बढ़ गई है, या उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गई है, या उसके प्रोडक्ट की डायमेंशन बढ़ गई है। वो पहले एक प्रोडक्ट में डील करता था, अब डिफरेंट प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। मैं पहले यहाँ पढ़ाता था, अब कहीं और पढ़ा रहा हूँ, फिर कहीं और पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जूम पे पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब कह सकते हैं मेरी ग्रोथ होनी पॉसिबल हो गई है। तो बेटा दिस इज known as economical objective of business, फिर पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लास्ट में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जल्दी से बेटा इसको लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है सामाजिक कर्तव्य, हमारे समाज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें से पहले सुनो, हम जो रिसोर्सेज लेते हैं वो समाज से ही लेते हैं और समाज को ही ऑफर करते हैं। जैसे मान लो मेरे को सामान लेना है, मैंने किसी एक बंदे से लिया, फिर आपको दे दिया, इसका मतलब मैंने रिसोर्सेज क्या करे, सोसाइटी से लिए और सोसाइटी क्या करे, आगे ऑफर कर दिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव डील विद द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड सोसाइटीज। कुछ कमिटमेंट्स होती है हमारी, कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो समाज के प्रति होते हैं। समाज के प्रति हमें थोड़ा सा दया होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कई लोगों ने दान भी किया, अभी कोविड-19 की सिचुएशन के टाइम पे कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सामाजिक काम किया है, लंगर बांटे हैं, सेवाएं करी हैं। इस काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर जब तक आप सामाजिक काम नहीं करोगे ना, जब तक आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव नहीं होगे, क्योंकि आप अच्छा काम, बीइंग वुमन, सलमान का, रिलायंस फाउंडेशन, कई सारी संस्थाएं हैं, रॉबिन हुड सोसाइटीज, ऐसी कई सारी सोसाइटीज हैं जो बनाई गई हैं समाज की सेवा करने के लिए, समाज के हित के लिए, ठीक है जी। बिजनेसमैन एक इंटर पार्ट ऑफ बिजनेस जो है ना, वो किसका पार्ट है, समाज का पार्ट है। हम समाज में ही काम करते हैं और समाज के लोगों को ही ऑफर करते हैं। हम कोई भी चीज क्या करते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, एक बंदे से लेंगे दूसरे बंदे को दे देंगे और बीच का प्रॉफिट कमा लेंगे। दिस इज काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो भी होते हैं हम एनवायरनमेंट से लेते हैं और एनवायरनमेंट को ही देते हैं। सब्जियां होती है एनवायरनमेंट से लेते हैं, बनाते हैं, कुक करते हैं, होटल में जाके फिर आके बेचते हैं। दिस इज काइंड ऑफ क्या है, फिर वही सेम प्रोसेस। इट मेक द यूज ऑफ, हम क्या करते हैं, सोसाइटी के क्या करते हैं, रिसोर्सेज क्या करते हैं, यूज करते हैं एंड अर्न प्रॉफिट, और पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस टू द मेंबर ऑफ सोसाइटीज। और जितने भी एनवायरनमेंट में लोग हैं उन्हीं को क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, अपने गुड्स ऑफर करते हैं, हर चीज सुविधाएं देते हैं, ठीक है जी। अगर आप सामाजिक काम नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हो, जैसे आप कोई सामान बेच रहे हो, उसमें लग रही कॉस्ट 20 रुपए, चार्ज कर रहे हो 80 रुपए, तो कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि आपने जितना लगाया है उससे ज्यादा पैसा आप रिकवर कर रहे हो, ठीक है जी। अल्टीमेटली कस्टमर आपके पास नहीं आएगा।
नो बिजनेसमैन कैन सक्सेसफुली, कोई भी बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं रह सकता जब तक वो समाज के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगा। अगर आप समाज के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अगर आपकी दुकान पे प्रॉपर्ली प्रिकॉशनरी मेजर लेके आप सामान बेच रहे हो, कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, आपको पता ही है, तो आपकी दुकान में कस्टमर आएंगे, लोग खरीदेंगे, बेचेंगे। और जहाँ पे लोग बिना मास्क के काम कर रहे हैं, बिना हाथ पैर ग्लव्स के, ठीक है, अल्टीमेटली कोई भी तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है, वहां पे कोई बंदा जाएगा नहीं जाएगा, अल्टीमेटली क्योंकि वो मार्केट में खत्म हो जाएगा, मार्केट से खत्म हो जाएगा। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, कई सारे ऐसे दुकानदार हैं, नाम नहीं बताऊंगा बेटा, उन लोगों ने गुड़ बेचा 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, मतलब यार चीनी 40 रुपए किलो मिल रही है तो गुड़ क्या होगा, उससे कम ही होगा ना। 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, लोगों ने फेसबुक पे कमेंट डाल दिया, कहीं और सोशल मीडिया पे डाल दिया, उनकी वाहवा खराब होगी, इमेज खराब होगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लूट रहे लोगों को। इस टाइम पे लोगों को चाहिए तो लोगों का शोषण कर रहे हैं, हाई प्राइस से बेचो, जितना हो सकता है लूट लो। पर नहीं है ऐसा, तो हमें समाज को लूटना नहीं है, हमें समाज को अच्छी सर्विसेज देनी है ताकि समाज का भला हो सके, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव देखो, जैसे सप्लाई डिजायर क्वालिटी, जो भी कस्टमर हमारा चाहता है हमें वो क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के बेचें, कस्टमर को उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग सामान बना के दें, अच्छी क्वालिटी के सामान बना के दे दें, फेयर प्राइस चार्ज करें अपने कस्टमर से, ज्यादा प्राइस चार्ज ना करें। अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, काला बाजारी ना करें, चोरी चकारी ना करें, गलत सामान ना बेचें। Amazon, Flipkart ऐसी कंपनी में क्या करा हमने, माल तो ले लिया पर लेकिन क्या करा, ऊपर कुछ और स्टिकर लगा के बेच दिया, गलत सामान ना बेचें। हम माल न्यूट्रिशन ना करें, अडल्ट्रेशन ना करें, किसी तरह की मिलावट ना करें, काला बाजारी ना करें, अंडरवेट ना तोले। ये क्या है, सबको क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, ज्यादा लोगों को रोजगार दें, वुमेन्स को रोजगार दें, विडो वुमेन्स को रोजगार दें, ताकि वो भी अपलिफ्ट कर सके अपनी सोसाइटी में। फाइनेंशियल नीड्स दें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, अगर हो सकता है हमसे, उनके बच्चों को मेडिकल कराएं। हम बात करें ईपीएफ, जैसे हम बात करते हैं ईएसआईसी वाले कार्ड होते हैं, वैसे कार्ड बना के दें एम्प्लॉइज को, ताकि वो अपना फ्री ट्रीटमेंट करवा सकें। पीएफ स्कीम्स लगाएं अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, ताकि उनका पीएफ कटाएं और इन फ्यूचर में उसका पैसा मिले उन लोगों को। उसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, कोशिश करें कि हम अपने बेनिफिट के लिए कोई भी चीज ऐसी प्रोड्यूस ना करें जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो। हम जैसे आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं रास्ते में केला खा के फेंक देते हैं, गंदगी होती है। कोई भी जैसे कहीं जाते हैं, डस्टबिन होते हैं पर डस्टबिन भी यूज नहीं करते, बाहर फेंक देते हैं। कभी भी आप जाओ किसी स्पॉट एरिया पे जाओ घूमने फिरने के लिए, वहां पे गंदगी उठाई है लोगों ने, तो हमारी कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यार हम वहीं पे घूमने आ रहे हैं, वहीं पे गंद मचा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस जगह को साफ रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए। पॉल्यूशन फ्री मेथड यूज करें, ठीक है जी, हम ऐसे चीज यूज करें जिससे हमारी मार्केट में, हमारी एनवायरनमेंट में कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है, जिससे हमारी सोसाइटी के लोगों को या हमें कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। हाँ, हमारे घर में अगर मान लो कि हमने जबरातन कराया, जागरण कराया पूरी रात, तो ये थोड़े पूरे स्पीकर लगा दो, लोगों को जगा दो, नहीं, आप थोड़ा बेस कम कर लो, आवाज कम कर लो, जिससे आपका भी थोड़ा सामाजिक काम हो जाए और लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लोग 12-12 बजे तक डीजे चलाते हैं, देखो आप लोगों ने पूरी रात डीजे चला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं, वो हमें पूरे करने पड़ते हैं समाज के प्रति। तो बेटा ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। लास्ट रह गए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जल्दी से करो बेटा, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। लिखो बेटा जल्दी शाबाश। देखो बेटा लास्ट टॉपिक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ध्यान रखना, एक बात ध्यान से सुन लो, गांठ मान लो, एम्प्लॉइज, जो कंपनी में एम्प्लॉइज होते हैं उनके रिगार्डिंग होते हैं। These are the objectives are related to the employees of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग होते हैं कि उनके रिगार्डिंग हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो हमें पूरी करनी है एज ए एम्प्लॉयर। देखो जी, एम्प्लॉय इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या जो वैल्यूएबल होते हैं एम्प्लॉइज होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज ही काम करते हैं, एम्प्लॉयर तो घर बैठता है, एम्प्लॉइज काम करते हैं। जैसे हमारे लिए आप वैल्यूएबल एसेट्स हो, अगर आप परफॉर्म करोगे, आप रिजल्ट आओगे, तो विपिन वर्मा का नाम तो वैसे ही होना है, मैं तो वैसे ही फेमस हो जाऊंगा। तो इसलिए यही है, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, मेरे को फेमस करने के लिए प्लीज पढ़ लेना ईमानदारी से। आप लोगों को पैरों को छू के प्रणाम प्लीज पढ़ लो बेटा, लॉकडाउन आ गया है, सीरियस होके पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो, ताकि आपके घर वाले आप पे प्राउड फील करें, ठीक है बेटा।
अगर आपने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया तो मेरे बिजनेस की सक्सेस पूरी है, 100% है, मेरी ग्रोथ होगी। अभी आप 50 बच्चे हो ना, अगली बार 200 बच्चा होगा, फिर 500 बच्चा होगा। इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट कर दोगे ना, अगर आप रिजल्ट ले आए तो मेरी ग्रोथ तो होनी ही होनी है। इसलिए वैल्यूएबल एसेट मैं नहीं हूं आपको, मेरे लिए मैं तो अपना योगदान पूरा दे रहा हूं, पर आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी देना है। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, सबसे पहली बात हमें अपने एम्प्लॉइज को अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है। ऐसा ना गंदगी में बैठा हो, ऐसा नहीं कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बीमार पड़ गया कोई देख नहीं रहे, उसको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, एसी होना चाहिए, साफ सफाई, जो भी बेसिक हम कह सकते हैं सुविधाएं उनसे को मिलनी चाहिए। उसके बाद है पेमेंट ऑफ, जिस तरह से वो काम कर रहा है अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से उसको उसकी सैलरी मिले, उसके पैसे ना मारे, उसके हक के पैसे ना मारे, जितने उसके पैसे बनते हैं उसको उतना पैसा ऑफर करें। उसके बाद है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च वर्क के लिए किसी बंदे को भेजना है, कहीं भेजना है, ट्रेनिंग करवानी है, उसको ट्रेनिंग कराओ ताकि वो अपने स्किल को इंक्रीज कर सके, अपनी जो विल पावर है को इंक्रीज कर सके और हाईली मोटिवेटेड होके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले या अपने उद्देश्य को पूरा करे। ये होती है पर्सनल ग्रोथ। कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, उसको कोई काम दिया मुझे, बेटा तू काम कर ले, ये पैसे पे कर, तू जिम्मेवारी तू संभाल, इस जिम्मेवारी का तू रिस्पांसिबल है, इस काम को तू करेगा, तो उसको मोटिवेशन राइज होगी कि मेरे को कोई काम सौंपा गया, मैं इस कंपनी के लिए कोई वैल्यूएबल एसेट हूं, इसलिए शायद मेरे को सोच के काम दिया गया। तो जरूरी है हमें अपने एम्प्लॉइज को पर्सनल ग्रोथ देनी जरूरी है, मतलब पर्सनल इंटेंशन कह सकते हैं अल्टीमेटली। प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक बेनिफिट, लाइक उनको हाउस दें रहने के लिए, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, उनके बच्चों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दें, उनको भी फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दें, जितने भी बेनिफिट हो सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, 2 वक्त का, 1 टाइम का मील, चाय भाई जो भी ऑफर दी जाती है वो दें, ताकि एम्प्लॉय को भी सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड होगा तभी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो मेरी एजुकेशन से, मेरी नॉलेज से, तो ही मेरी ग्रोथ होगी। तो अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बेटा ये था मेरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा आज जो टॉपिक कवर हुआ वो कवर हुआ है रिस्क और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है बेटा, इस वीडियो में बेसिकली यही था, काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच बेटा, बाय। इसको लिख लो बेटा।